नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, यानी कि हम बात करेंगे इसके टोटल 30 सेक्शंस के बारे में। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें ताकि आपका कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन छूट ना जाए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में टोटल 30 सेक्शंस हैं। इसको और अच्छे से समझने और याद करने के लिए इसको 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक कवर होते हैं। दूसरा पार्ट है अडॉप्शन, जिसमें सेक्शन 5 से लेकर 17 तक कवर होते हैं। और वही हम बात करें चैप्टर 3 की तो ये है मेंटेनेंस। इसमें सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 28 यानी 28 तक कवर होते हैं। लास्ट चैप्टर है रिपील्स एंड सेविंग, इसमें 29 और 30 सेक्शन कवर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, यानी प्रिलिमिनरी से। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, इसमें 4 सेक्शन है, यानी सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक कवर होते हैं। तो समझते हैं सेक्शन 1 को, जो बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड की, यानी इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है और ये एक्ट कहां तक एक्सटेंड करता है। तो देखिए, इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। वहीं अगर हम बात करें इसके एक्सटेंड की तो ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया। तो बात करते हैं सेक्शन 2 की, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, यानी कि ये एक्ट जो है वो किस पर अप्लाई होता है। तो पहला है हिंदू बाय रिलीजन, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट की तरह इसमें भी 3 ही चीजें देखनी है कि ये एक्ट अप्लाई होता है। जो पहला हिंदू बाय रिलीजन है उन लोगों के ऊपर, और दूसरा जो बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख हैं बाय रिलीजन, उन लोगों पर ये एक्ट अप्लाई होता है। और तीसरा जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, जूस नहीं है और किसी अदर लोकल लॉ से गवर्न नहीं होते, उन लोगों पर ये एक्ट अप्लाई होता है। तो बात करते हैं सेक्शन 3 की, जिसमें डेफिनेशन क्लॉज है। इसमें कुछ वर्ड्स रखे हैं जैसे कि कस्टम एंड यूसेजेस, मेंटेनेंस एंड माइनर जैसे शब्द। इन शब्द को डिफाइन किया गया है, इस सेक्शन में बताया गया है इसका मतलब क्या होता है। इसके बाद आता है सेक्शन 4 ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट, यानी इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या होगा। तो जैसे कि हमने पिछले एक्ट में पढ़ा कि अगर इस एक्ट से पहले कोई भी कस्टम और यूसेजेस था तो यहां तक ये एक्ट उस एक्ट के साथ में कॉन्ट्राडिक्शन रखेगा या विरोधाभास रखेगा, वहां तक वो कस्टम और यूसेजेस जो था वो अपना इफेक्ट खो देंगे। दूसरी पॉइंट की बात करें कि इस लॉ में कमेंसमेंट होने से पहले कोई अदर लॉ फोर्स में था, तो जहां तक वो लॉ इस लॉ के साथ कॉन्ट्राडिक्शन रखेगा या विरोधाभास रखेगा तो वहां तक वो एक्ट या वो लॉ अपना इफेक्ट खो देगा। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की, यानी अडॉप्शन की, जिसमें सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 17 तक कवर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 5 से, अडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर, यानी अगर हिंदू लॉ में या हिंदू में जो भी अडॉप्शन किया जाएगा आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के बाद में वो इस चैप्टर के प्रोविजन के हिसाब से ही किया जाएगा। अगर इस चैप्टर के प्रोविजन से हिसाब से नहीं किया जाएगा तो वो अडॉप्शन जो है वो वॉइड माना जाएगा। यानी कि जो भी प्रोविजन इस चैप्टर में बताए गए हैं अडॉप्ट करने के, अडॉप्शन के, उस प्रोविजन को अगर वो अडॉप्टिव फुलफिल करता है तो वैलिड माना जाएगा, अगर नहीं करता है तो अडॉप्शन वॉइड माना जाएगा। और साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि अगर कोई अडॉप्शन जो है वॉइड है, यानी कि इस एक्ट के प्रोविजन को फुलफिल नहीं करता है, तो वॉइड होगा और कोई भी राइट्स क्रिएट नहीं करेगा अडॉप्टिव फैमिली में। अब बात करते हैं सेक्शन 6 की, रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन, यानी कि देखिए वैलिड अडॉप्शन की जो जो वैलिड कंडीशन है उन कंडीशन के बारे में बताए गए हैं सेक्शन 6 के अंदर।
तो चलिए इस कंडीशन को एक बार पढ़ते हैं। इस सेक्शन में पहली कंडीशन है द पर्सन अडॉप्टिंग हैज द कैपेसिटी एंड ऑल्सो राइट टू टेक इन अडॉप्शन, यानी कि जो व्यक्ति अडॉप्ट कर रहा है किसी माइनर को, उसकी अडॉप्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए और अडॉप्ट करने का राइट होना चाहिए, तभी वो किसी माइनर को अडॉप्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं। दूसरा पॉइंट है द पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन हैज द कैपेसिटी टू डू सो, यानी कि जो व्यक्ति अडॉप्शन में दे रहा है माइनर को, उस व्यक्ति को ऐसा करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और उसकी कैपेसिटी क्या क्या है वो हम आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, द पर्सन अडॉप्टेड इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन, यानी कि जो व्यक्ति अडॉप्ट किया जा रहा है क्या वो कैपेबल है अडॉप्ट करने के लिए, या कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो अडॉप्शन वॉइड होगा। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, द अडॉप्शन इज मेड इन कंप्लायंस विद अदर कंडीशंस मेंशन्ड इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर में अगर कोई अदर कंडीशन मेंशन की गई है तो उस अदर कंडीशन को भी फुलफिल किया जाना चाहिए, अदरवाइज जो अडॉप्शन जो है वो वॉइड माना जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन 7 की तरफ। कैपेसिटी ऑफ हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन, यानी मेल हिंदू की क्या क्या कैपेसिटी होगी किसी अडॉप्शन को कंप्लीट करने के लिए, उस कैपेसिटी के बारे में बताया गया है इस सेक्शन में। तो दोस्तों इसमें कोई मेल हिंदू किसी माइनर को अडॉप्ट कर रहा है तो सबसे पहली बात है वो साउंड माइंडेड होना चाहिए, और दूसरी बात है वो माइनर नहीं होना चाहिए, पहले से कोई बेटा या बेटी नहीं होनी चाहिए, तब जाकर वो किसी माइनर को अडॉप्ट कर सकता है। और साथ ही साथ अगर उसकी वाइफ जीवित है तो वो वाइफ की कंसेंट लेकर अडॉप्शन को कंप्लीट करेगा। अगर वाइफ अनसाउंड माइंडेड है या उसने कन्वर्ट कर लिया अपने को फ्रॉम हिंदू टू अनदर रिलीजन तो उसकी कंसेंट की जरूरत नहीं है। अगर वाइफ जीवित है और हिंदू है, साउंड माइंडेड है, तो उसकी वाइफ की कंसेंट लेनी पड़ेगी। और इसी में एक चीज और ध्यान देना है कि अगर किसी हिंदू की एक से ज़्यादा वाइफ है तो उससे हर वाइफ की कंसेंट लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सेक्शन 8 की, कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन, यानी कि फीमेल हिंदू की कैपेसिटी क्या क्या होगी किसी अडॉप्शन को कंप्लीट करने के लिए, उस कंडीशन को बताया गया इस सेक्शन में। तो देखिए सेम हस्बैंड की तरह वाइफ जो है या फीमेल जो है वो साउंड माइंडेड होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए, उससे पहले से कोई बेटा या बेटी जीवित नहीं होने चाहिए, तब जाकर वो अडॉप्ट कर सकती है। और इसी में आगे बताया गया है कि अगर उसका हस्बैंड जो है जीवित है तो वो पहले हस्बैंड की कंसेंट लेगी, और अगर हस्बैंड ने अपना कन्वर्ट करवा लिया है किसी अदर रिलीजन में या हस्बैंड अनसाउंड माइंडेड है तो हस्बैंड का कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं सेक्शन 9 की, पर्सन्स कैपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन, यानी कि वो कौन सा पर्सन है जो किसी पर्सन को अडॉप्शन में देने के लिए कैपेबल है। तो दोस्तों इस सेक्शन में बताया गया है कि किसी भी माइनर के फादर, मदर और गार्जियन के अलावा कोई भी अदर व्यक्ति कैपेबल नहीं है उस माइनर चाइल्ड को अडॉप्शन में देने के लिए। तो देखिए इसमें हमें एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि जब किसी माइनर के माता पिता की डेथ हो गई है या उन्होंने रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को, या साथ ही साथ वो अनसाउंड माइंडेड हो गए हैं, तो इस कंडीशन में जो है वो गार्जियन वो माइनर को अडॉप्शन में दे सकते हैं विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के परमिशन के बाद में। अब बात करते हैं सेक्शन 10 की, पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड, यानी कि किस व्यक्ति को अडॉप्ट किया जा सकता है। तो इसमें हमें कुछ चीजें ध्यान देनी है। तो पहला है ही और शी इज अ हिंदू।
देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की, तो इसमें मेन प्रायोरिटी है कि जिस बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है वो हिंदू होना चाहिए। अगर वो हिंदू नहीं है तो उसका अडॉप्शन जो है वो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के थ्रू नहीं हो सकता है। दूसरा कंडीशन है ही और शी नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, यानी कि जो है उनको पहले से किसी ने अडॉप्ट नहीं कर रखा है। तीसरा कंडीशन है ही और शी, यानी जिस लड़का या लड़की जो भी है वो पहले से शादीशुदा ना हो। अगर ऐसा है और उनका कस्टम और यूसेज जो है अलाउ करता है उस कंडीशन में उनको अडॉप्ट करने के लिए, तो अडॉप्शन वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं। फोर्थ कंडीशन है जो बच्चा माइनर है उसकी एज जो है 15 इयर्स कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, यानी कि जिस व्यक्ति को अडॉप्ट किया जा रहा है उसकी उम्र जो है 15 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर उसकी उम्र 15 साल से ऊपर है और उसका कस्टम और यूसेज उसको अलाउ कर रहा है, इस कंडीशन में अडॉप्शन होने वाले के लिए अडॉप्शन वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो पिछले के सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि अदर कंडीशंस फॉर अ वैलिड अडॉप्शन, यानी कि कौन कौन सी अदर कंडीशन हो सकते हैं वैलिड अडॉप्शन के लिए। तो चलिए हम देखते हैं अभी। तो सेक्शन 11 में हम कंडीशन को देखते हैं। तो ये वो अदर कंडीशन है जो वैलिड अडॉप्शन के लिए जरूरी है। इसमें बेसिकली हमें 4 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। तो पहला है, अगर अडॉप्शन किसी बच्चे का किया जाए, लड़के का, तो उस अडॉप्टिव जो मदर या फादर है उनके पहले से बेटा या बेटी नहीं होने चाहिए या जीवित नहीं होना चाहिए। अगर अडॉप्शन जो है किसी बेटी का यानी किसी लड़की का किया जा रहा है, तो जो मदर एवं फादर हैं, अडॉप्टिव मदर और फादर कहा जाएगा, उनकी पहले से कोई बेटी जीवित नहीं होनी चाहिए या कोई बेटा बेटी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तब जाके अडॉप्शन वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो सेकंड पॉइंट है, अगर अडॉप्शन किया जा रहा है किसी मेल के द्वारा और जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है वो फीमेल है, तो अडॉप्टिव मेल और जिस फीमेल को अडॉप्ट किया जा रहा है दोनों के बीच कम से कम 21 साल का अंतर होना चाहिए। ध्यान रखिए, दोनों के बीच 21 साल का अंतर होना चाहिए। वही अगर हम बात करें अगले पॉइंट की कि अडॉप्ट करने वाली एक महिला है और किसी मेल को अडॉप्ट कर रही है, तो जो अडॉप्टिव फीमेल है उसके बीच में, जिस मेल को अडॉप्ट किया जा रहा है उसके बीच में कम से कम 21 साल का अंतर होना चाहिए। मेल की तरह 21 साल का अंतर होना चाहिए, यानी कि जो अडॉप्टिव फीमेल है वो मेल से कम 21 साल बड़ी होनी चाहिए। इस पॉइंट में आगे बताया गया है कि एक ही बच्चे को लगातार 2 बार या 2 बार से ज़्यादा बार अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो वो अडॉप्शन जो है वो वॉइड माना जाएगा। अभी तक हम लोगों ने अडॉप्शन पढ़ा, अडॉप्शन की कंडीशंस पढ़ा, लेकिन अभी हम इफेक्ट्स ऑफ कंडीशन पढ़ेंगे। तो इसके इफेक्ट्स क्या क्या है वो देखेंगे। तो इसका पहला इफेक्ट है कि जो बच्चा अडॉप्ट किया जाएगा जिस फैमिली में, वो उस फैमिली में ऐसे उनका बच्चा बन के रहेगा कि जैसे कि वो उस फैमिली में पैदा हुआ हो, यानी कि उसके राइट जो होंगे उस फैमिली में वो अब से ऐसे माने जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन कि वो उस फैमिली में पैदा हुआ हो। तो इसमें हमें कुछ और पॉइंट्स देखने हैं। तो मान लीजिए कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो जिस फैमिली में पैदा हुआ था उस फैमिली में उसके नाम की प्रॉपर्टी है और उसके बाद में है उसका अडॉप्शन दूसरे फैमिली में हो जाता है। तो अडॉप्शन के बाद में जो उसकी पहली फैमिली थी वो ये नहीं कह सकती कि तेरा अडॉप्शन अब दूसरी फैमिली में हो गया है तो वो जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने तेरे नाम कर दी थी वो हमें वापस कर दो। एक बार उसके नाम प्रॉपर्टी हो गई तो वो अडॉप्शन के बाद भी वो उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं करेगा, वो उस चाइल्ड के नाम से रहेगी। सेक्शन 13, राइट ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि अडॉप्टिव पेरेंट्स के राइट्स क्या क्या होंगे अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए या उसको ट्रांसफर करने के लिए। देखिए इस सेक्शन में बताया गया है कि अडॉप्शन का कोई भी
अग्रीमेंट जो अडॉप्टिव फादर और मदर हैं अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र, चाहे वो इंटर विवोस हो या बाय विल हो, ट्रांसफ़र करने से उनको नहीं रोक सकता है। यानी कि ये नहीं माना जाएगा कि उन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया तो वो अपना प्रॉपर्टी किसी अदर व्यक्ति को, चाहे वो इंटर विवोस हो या चाहे विल हो, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सेक्शन 14, डिटर्मिनेशन ऑफ अडॉप्टिव मदर इन सर्टन केसेस। इस सेक्शन में बताया गया है कि कुछ केसेस में अडॉप्टिव मदर की भूमिका क्या होगी और अडॉप्टिव मदर जो है वो किसको माना जाएगा। तो पहला पॉइंट इसमें यह है कि यहाँ पर यदि कोई हिंदू जो अडॉप्ट कर रहा है किसी अदर माइनर हिंदू को, अगर उसकी वाइफ जो है जीवित है तो वाइफ अडॉप्टिव मदर मानी जाएगी उस अडॉप्टेड चाइल्ड की। वहीं अगर उस हिंदू व्यक्ति की एक से ज़्यादा पत्नियां हैं तो जो सबसे सीनियर मोस्ट पत्नी होगी वो पत्नी उस अडॉप्टेड चाइल्ड की अडॉप्टिव मदर मानी जाएगी। बाकी जो पत्नियां होंगी वो मानी जाएंगी उसकी स्टेप मदर्स, यानी उसकी सौतेली माँ। वहीं अगर हम बात करें कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी वाइफ जीवित नहीं है या जो बैचलर है, जब वो शादी करेगा या किसी भी महिला के साथ में जब वो शादी करेगा तो जिस महिला से वो शादी करेगा वो उस अडॉप्टेड चाइल्ड की अडॉप्टिव मदर मानी जाएगी। वही इसमें चौथा पॉइंट है कि जब विडो लेडी या फिर अनमैरिड लेडी जो है या वुमन है किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रही है तो जिस मेल के साथ में, जिस व्यक्ति के साथ में वो शादी करेगी वो उस बच्चे का स्टेप फादर माना जाएगा, ना कि उसका अडॉप्टिव फादर। सेक्शन 15, वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल्ड। देखिए, एक बार वैलिड अडॉप्शन हो गया तो वो अडॉप्शन जो है वो कैंसिल नहीं किया जा सकता, ना तो अडॉप्टिव फादर और मदर के द्वारा, ना किसी और के द्वारा, ना ही उस व्यक्ति के द्वारा जिसको अडॉप्ट किया गया था, और ना ही वो अपने स्टेटस को रिनाउंस कर सकता है, ना उसे त्याग सकता है। एक बार अगर वैलिड अडॉप्शन हो गया तो वो हो गया। सेक्शन 16, प्रिजम्पशन एज टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू अडॉप्शन। तो देखिए, इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर किसी अडॉप्शन के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं उस पार्टी के द्वारा जो अडॉप्ट कर रहा है या कर रही है, या उस पार्टी के द्वारा जो अडॉप्शन दे रहा है या दे रही है, और उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स में साइन भी किया है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि ये जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं और जो अडॉप्शन किया जा रहा है वो वैलिड अडॉप्शन है तब तक जब तक कोई डिसअप्रूव नहीं कर देता। ये बताया गया है इस सेक्शन में। इसी के साथ चैप्टर 2 के लास्ट सेक्शन को देखते हैं। सेक्शन 17, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। देखिए, इस सेक्शन में सीधा और सिंपल समझना जरूरी है, यानी कि बताया गया है कि अडॉप्शन के लिए कोई भी पेमेंट जो है वो प्रोहिबिट होगी। आगे पढ़ते हैं तो नो पर्सन शैल रिसीव और अग्री टू रिसीव एनी पेमेंट और अदर रिवार्ड्स इन कंसिडरेशन फॉर द अडॉप्शन। यानी कि कोई भी व्यक्ति अडॉप्शन के कंसिडरेशन के लिए या अडॉप्शन के लिए कोई भी पेमेंट या कोई भी अदर अवार्ड्स या रिवार्ड्स रिसीव नहीं करेगा। अगर ऐसा कुछ करता है तो वो वॉइड माना जाएगा और जो पेमेंट्स हैं वो प्रोहिबिशन मानी जाएगी। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो पनिशेबल होगा विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और विथ फाइन और विथ बोथ। तो इसी के साथ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 की, यानी मेंटेनेंस की। चैप्टर 3 मेंटेनेंस या सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 28 तक कवर करता है। तो देखिए, इसके नाम से ही पता चलता है मेंटेनेंस, यानी कि हमने तो अडॉप्शन कर लिया, अब अडॉप्शन का या कहे तो अडॉप्शन जो हुआ है उसका मेंटेनेंस कौन करेगा, उस प्रोविजन को बताया गया इस चैप्टर के अंदर। तो बात करते हैं सेक्शन 18 की, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, यानी कि बीवी का भरण पोषण या मेंटेनेंस।
तो देखिए इस सेक्शन में बताया गया है कि हिंदू वाइफ चाहे वो इस एक्ट से पहले शादी हुई हो या चाहे इस एक्ट के कमेंस होने के बाद में शादी हुई हो, वो लाइफ टाइम एंटाइटल है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए और मेंटेनेंस लेने के लिए। साथ ही साथ वो एंटाइटल भी है अपने हस्बैंड से अलग रहने के लिए, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। तो पहला कंडीशन है यदि उसका हस्बैंड उसको डिजर्ट कर दिया, उसको छोड़ दिया। दूसरा कंडीशन है अगर हस्बैंड अपनी वाइफ पर क्रूअल्टी करता हो, या यदि हस्बैंड को लेप्रेसी हो गया हो, यदि हस्बैंड किसी दूसरे की वाइफ के साथ रह रहा हो। इन सभी कंडीशन में वाइफ अपने हस्बैंड से अलग रहने की मांग कर सकती है, अपने हस्बैंड से सेपरेट रह सकती है और साथ ही साथ खर्चा या कहे भरण पोषण या मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। सेक्शन 19 मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ, यानी कि विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण। इसमें बताया गया है कि एक हिंदू वाइफ जो है वो लाइफ टाइम तक, चाहे उसकी शादी इस एक्ट के कमेंसमेंट होने से पहले हुई हो या बाद में हुई हो, वो लाइफ टाइम तक एंटाइटल है अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अपने फादर इन लॉ से, यानी कि अपने ससुर से मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। इसी के प्रोविजो में बताया गया है कि अगर जो पुत्र वधू है या विडो डॉटर इन लॉ है, अगर वो को पर्सनल प्रॉपर्टी से बिलोंग करती है और उसका जो शेयर है, जो प्रॉपर्टी में उसका शेयर नहीं है, तो वो अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। या फिर अगर उसने किसी और से मैरिज कर लिया है, रीमैरिज कर ली है, तो भी वो अपने ससुर से मेंटेनेंस या भरण पोषण का क्लेम नहीं कर सकती है। सेक्शन 20 मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स, यानी कि बच्चों का और बुजुर्ग माता पिता का भरण पोषण का अधिकार। तो इसमें बताया गया है कि हिंदू जो है वो बाउंड होता है, वो लायबल होता है अपने लाइफ टाइम तक अपने लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, यानी कि वैध एवं अवैध बच्चों का, और साथ ही साथ अपने बूढ़े माता पिता का भरण पोषण या उनको मेंटेनेंस देने के लिए। और इसी में आगे बताया गया है कि चाइल्ड लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट, चाहे वैध या अवैध हो, वो एंटाइटल हैं अपने फादर और मदर से मेंटेनेंस लेने के लिए तब तक जब तक वो चाइल्ड जो है वो माइनर है। सेक्शन 21 डिपेंडेंट डिफाइंड। तो इस सेक्शन के अंदर डिपेंडेंट शब्द, यानी कि डिपेंडेंट कौन होगा, उसको डिफाइन किया गया है। इसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको हम देखते हैं। तो पहला है हिज और हर फादर, यानी कि जो मेल और फीमेल है उसके फादर वो होंगे, वो डिपेंडेंट माने जाएंगे। दूसरा है हिज और हर मदर, यानी कि जो मेल और फीमेल है उसकी माता डिपेंडेंट मानी जाएगी। हिज विडो, जो मेल या है उसकी विडो डिपेंडेंट मानी जाएगी, जिसने दोबारा शादी नहीं किया हो। मेल और फीमेल का जो बेटा है वो डिपेंडेंट माना जाएगा। जो मेल और फीमेल की अनमैरिड डॉटर है वो डिपेंडेंट मानी जाएगी। हिज विडोड डॉटर, यानी कि विधवा बेटी, वो डिपेंडेंट मानी जाएगी। और उसके किसी भी बेटे की विधवा बहू जो शादी नहीं की है वो डिपेंडेंट मानी जाएगी। और हिज और हर इलेजिटिमेट सन और हिज और हर इलेजिटिमेट डॉटर, जब तक वो शादीशुदा नहीं हो जाती और जब माइनर सन वो मेजर नहीं हो जाता तब तक वो डिपेंडेंट माने जाएंगे। सेक्शन 22 मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंस। तो पिछले सेक्शन में हमने बताया कि डिपेंडेंस कौन कौन से होते हैं, किन किन को डिपेंडेंट माना जाता है। इस सेक्शन में बताया है कि डिपेंडेंस का मेंटेनेंस राइट के बारे में। तो देखिए इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर किसी मेल को कुछ हो जाता है तो उसके जो भी लीगल एयर होंगे, जो भी उसके उत्तराधिकारी होंगे, वो लायबल होंगे, वो बाउंड होंगे उसके डिपेंडेंट को मेंटेन करने के लिए। और वो मेंटेन कहाँ करेंगे, जो डिसीज्ड होगा उसके इनहेरिटेंस स्टेट में से उसका डिपेंडेंट को मेंटेन करेंगे। सेक्शन 23 अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, यानी कि मेंटेनेंस का अमाउंट क्या होगा। तो इस सेक्शन में मेंटेनेंस के अमाउंट को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोर्ट अपने पावर के हिसाब से मेंटेनेंस को स्थापित कर सकती है या मेंटेनेंस को फिक्स कर सकती है। सेक्शन 24
क्लेमेंट टू मेंटेनेंस शुड बी अ हिंदू, यानी कि जो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर रहा है, जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है वो हिंदू होना चाहिए। अगर उसने अपने आप को दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया है और वो हिंदू नहीं रहा तो वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। ये बताया गया सेक्शन 24 में। सेक्शन 25, अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस में बी ऑल्टर्ड ऑन चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। तो देखिए इस सेक्शन में बताया गया है कि जो अमाउंट है मेंटेनेंस का वो चेंज किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोर्ट ने डिक्री पास की और उसने एक अमाउंट फिक्स कर दिया, तो ये नहीं कि वो अमाउंट लाइफ टाइम तक ही चलेगा, वो अमाउंट जो है वो चेंज किया जा सकता है। अगर यहाँ पर मैरिटल चेंज होता है, यानी कि हो सकता है कि उस व्यक्ति की जो इनकम्स बढ़ गई है या सोर्स ऑफ इनकम चेंज हो गया है, तो यहाँ पर अमाउंट डिक्री पास की गई थी कोर्ट के द्वारा ऑल्टर किया जा सकता है, उस अमाउंट में चेंजेस किया जा सकता है। सेक्शन 26, डेट्स टू हैव प्रायोरिटी। इस सेक्शन में बताया गया है कि डिसीज्ड ने अगर कोई लोन ले रखा है, कोई डेट उसके ऊपर है, तो पहले उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके डेट को ख़त्म किया जाएगा, उसके लोन को ख़त्म किया जाएगा, ना कि जो डिपेंडेंट हैं उनको मेंटेन किया जाएगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति था, उसके ऊपर 5 लाख रुपए का लोन था, उसकी मौत हो जाती है और उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो 5.5 लाख की थी और उसने डिपेंडेंट है, उसमें 4 डिपेंडेंट हैं, तो यह नहीं होगा कि उस प्रॉपर्टी को बेचकर डिपेंडेंट को मेंटेन किया जाए। पहले जो लोन है, जो डेथ है, उसको क्लियर किया जाएगा, उसको कैंसिल किया जाए। उसके बाद जो अमाउंट 50,000 बचेगा उसमें चारों डिपेंडेंट को मेंटेन किया जाएगा। ये बताया गया है इस सेक्शन में, सेक्शन 26 में। सेक्शन 27, मेंटेनेंस व्हेन टू बी अ चार्ज, यानी कि मेंटेनेंस को कब चार्ज किया जा सकता है। तो इस सेक्शन में बताया गया है कि कोई भी डिपेंडेंट जो है वो अपने आप से मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकता, या तो उसको डिसीज्ड ने थ्रू विल डिपेंडेंट बनाया हो, या फिर कोर्ट के द्वारा, फिर डिपेंडेंट के अग्रीमेंट के द्वारा, या फिर किसी और रीज़न से उसको मेंटेनेंस जो है वो दिया गया हो, तब जाकर वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, अदरवाइज नहीं। सेक्शन 28, इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन राइट टू मेंटेनेंस। तो देखिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का किसी प्रॉपर्टी पे राइट था मेंटेनेंस लेने का, और वो प्रॉपर्टी जो है या तो पूरे की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है, या उसका कोई पोर्शन, कोई पार्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो उस डिपेंडेंट का राइट है कि वो ट्रांसफ़र की गई प्रॉपर्टी, यानी कि वो जिस व्यक्ति को ट्रांसफ़र की गई है उससे मेंटेनेंस क्लेम करे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाते हैं, चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 है रिपील्स एंड सेविंग्स। सेक्शंस 29 की अगर हम बात करें तो उसको रिपील कर दिया गया है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बात करते हैं सेक्शन 30 की, सेविंग्स की। तो देखिए इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर कोई भी अडॉप्शन जो है हिंदूज में इस एक्ट के कमेंसमेंट होने से पहले किया गया है, तो उस अडॉप्शन पे ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उस अडॉप्शन पे ये एक्ट जो है इफेक्ट नहीं रखेगा। तो इसी के साथ हमारा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के ऊपर का पूरा लेक्चर क्लियर होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें।